आप सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग, एक बार जरूर बताएं। उम्मीद है कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही होगी। तो एक बार सभी के सभी लोग एक बार बताएंगे फटाफट आप सब लोग कि कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है, किस तरीके से आप लोगों की चल रही है तैयारी। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखने और समझने की जरूरत है कि ताकि आप लोगों को आज के बाद इन टॉपिक्स में कभी भी कोई भी गलती आपकी ना हो। अब आपने बोले कि सर आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि इतना खास है, तो बहुत ज्यादा खास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी का बजट। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सब लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी का बजट। तो आप लोगों का हेडिंग होना चाहिए, बहुत ध्यान से चीजों को लिखिएगा, समझिएगा कि ताकि आपके पेपर में यहां से सवाल अगर आए तो गलती आप ना करो, ठीक है ना? क्योंकि अब तो सवाल यहीं से आएंगे। आपके पेपर के बाद वाला बजट तो आपको बाद के एग्जाम के लिए पढ़ना है। इसी वाले बजट से ना आपका काम होना है, इसी वाले बजट से आपका काम होना है। तो अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और नोट करके प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए कि जब हम यूपी के बजट की बात करते हैं, अब आपका पेपर हो जाएगा अब 11 फरवरी को, उसके बाद ही तो दूसरा बजट पेश होगा ना, तब तक तो इसी बजट से काम चलेगा भाई, ठीक है। अब यहां पे देखो 23 फरवरी 2023 को यूपी के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूपी के जो वित्त मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? श्री सुरेश खन्ना जी। उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है श्री सुरेश खन्ना जी। तो सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा ये बजट आपको पेश किया गया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही आपके पेश करते हैं। आप लोगों को पता है केंद्रीय स्तर पे निर्मला सीतारमण ने करा, यूपी में आपके वित्त मंत्री इन्होंने करा। अब जो 2000, तो ये किसके लिए बजट इन्होंने पेश किया? तो 2023-24 के लिए इन्होंने बजट पेश किया। तो 2023-24 के लिए टोटल कितने का बजट इन्होंने पेश किया? टोटल कितने का बजट इन्होंने पेश किया? ये भी तो बड़ी बात है ना भाई, टोटल इन्होंने कितने का बजट पेश किया? तो टोटल इन्होंने बजट पेश किया 690। ध्यान से देखिएगा, एक भी नंबर इधर उधर गलत होगा सब गड़बड़ हो जाएगा। 243.43 करोड़ रुपया का बजट इनके द्वारा पेश किया गया, यानी 6,90,243.43 करोड़ रुपया ये बजट इनके द्वारा टोटल इस बार यूपी के 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए इनके द्वारा पेश किया गया। 6,90,243.43 करोड़ रुपया। आपको इसका मतलब क्या है? तो ये बजट, ये जो मैंने लिखा आपको टोटल बजट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश की सरकार इतने रुपया का क्या करेगी भी? खर्च करेगी। इतने रुपए का क्या करेगी भी? खर्च करेगी। आपने बोला कि चलो सर कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रॉपर तरीके से। अब जो 2023-24 का जो बजट पेश किया गया उसमें केंद्र में किस चीज को रखा गया? हमेशा बजट का एक टारगेट होता है, एक बजट का सेंटर होता है। उसके बारे में जब हम बात करें तो यहां पे रखा गया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। क्या रखा गया उसको भाई? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। क्या रखा गया? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रखा गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश आपको रखा गया। तो यहां पे जब उत्तर प्रदेश बजट के 2023-24 के बारे में बात करें तो केंद्र में क्या रखा गया? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आपने बोला कि चलो ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी बातों को हम समझ गए, एक एक करके हम बात को करेंगे, लेकिन जो फैक्चुअल चीज है उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स के बारे में कि जो 2023-24 की जो आपकी बजट है उसमें राज्य की उपलब्धियां क्या हैं, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में क्या बोला गया, उसको भी एक एक करके देखते हैं। फिर राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो इस बार आपकी घोषणा की गई है उसके बारे में भी देखेंगे।
आज की क्लास बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक एक चीज आपको समझ में आए। अब देखो, यूपी की अगर हम करंट पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यूपी की करंट पॉपुलेशन के बारे में बात करें 2011 वाला नहीं, अभी के बारे में, तो लगभग 24 करोड़ के आसपास है। ये चीज तो आप लोगों को पता है। और ये देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट भी है, पहली बात है। इसका मतलब क्या है, यूपी के बारे में बात करें तो इंडिया के यानी पूरे भारत के पूरे देश के जीडीपी में 8% से ज्यादा का योगदान है। इंडिया की जीडीपी में मोर देन 8% आपका योगदान दिखाई देता है, मोर देन 8% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देता है, 8% से ज्यादा योगदान आपको दिखाई देता है इंडिया के जीडीपी में। आपने बोला कि सर ये तो बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो यूपी क्या है, तो देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। यानी अगर हम आपके उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बात करें या श्रम बाजार के दृष्टिकोण से बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा आपके उपभोक्ता, ये देश का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार के तौर पे आपको दिखाई देता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार के तौर पे आपको दिखाई देता है। अगर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सवाल पूछे तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो यूपी, ये 2-3 चीजें आपको समझ में आ गया, आपने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यूपी की अगर हम बात करते हैं, कि अनुमान क्या रखा गया, यूपी का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, अगर हम उस जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो 2023-24 के लिए क्या आपके अनुमान रखा गया, 2023-24 के लिए क्या अनुमान रखा गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो 2023-24 के लिए जो अनुमान आपके रखा गया है वो 19% आपको रखा गया है। अनुमान कितना रखा गया भाई, 2023-24 के लिए जो अनुमान है वो 19% का है कि हमको इतना जीडीपी ग्रोथ रेट हमको चाहिए, किसमें, 2023-24 के फाइनेंस ईयर में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज बताओ कि बिफोर 2007 अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी दर की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर हम बेरोजगारी दर के बारे में बात करते हैं तो 2 तरीके से इसमें डाटा पूछा जाता है। एक पूछा जाता है बिफोर 2017 कितना था बेरोजगारी दर, 14.4% था। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट अगर बात करें, वर्तमान में अगर हम बेरोजगारी दर के बारे में बात करें तो ये घट करके 4.2% रह गया है। एक एक करके सरकार बजट में सारी चीजों को बताती है, तो हम लोगों को ध्यान देना है और एक एक बात, एक एक स्टेटमेंट के रूप में आपके क्वेश्चन में दिखेगा। तो जितना ध्यान से इन बातों को सुन सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, उसको जरूर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आप सब लोगों को एक बात और पता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उस लखनऊ में 10 से लेकर के 12 फरवरी 2023, 10 से लेकर के 12 फरवरी 2023 को क्या किया गया था, तो यहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपके क्या था भाई, इंपॉर्टेंट था। तो उत्तर प्रदेश में ये भी एक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बहुत ही ज्यादा, अब यहाँ पे टोटल अलग अलग इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में टोटल आपके 16 देशों के, अलग अलग आपके 16 देशों के, जिसमें अमेरिका शामिल था, कनाडा शामिल था, यूके शामिल था, ये सारे के सारे आपके जो देश हैं वो 16 देशों के अलग अलग, जो मतलब इस समिट के आयोजन से पहले की बात करें तो सरकार के जो मंत्री और अधिकारी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके द्वारा 16 देशों के 21 शहरों की यात्रा की गई। ये लोग 16 अलग अलग आपके देशों में गए।
अलग अलग देशों में गए, और जिन जिन देशों में गए वहां पे इन्वेस्टर्स समिट की जो थीम है उस पर वहां पे इन्होंने क्या करा भाई, रोड शो आयोजित किया। वहां पे क्या किया भाई, रोड शो ऑर्गेनाइज किया। वहां पे रोड शो पूरे तरीके से क्या किया भाई, ऑर्गेनाइज किया। और इसी क्रम में राज्य सरकार के द्वारा भारत की 8 शहरों में भी रोड शो आयोजित किया गया। भारत के 8 शहरों में भी आपके क्या किया गया भाई, इस रोड शो का आयोजन आपको किया गया। 8 शहरों में भी आपके रोड शो का आयोजन किया गया। ये इसी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आपके प्रोग्राम के अंतर्गत एक आप अवेयरनेस और यूपी के प्रति लोगों की बात को समझाने के लिए आपको किया गया। तो भाई इन सभी चीजों का फायदा क्या हुआ कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से ज्यादा आपके समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जो सबसे ज्यादा जो एग्रीमेंट हुआ वो एनर्जी को लेकर के था, इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर के था, एजुकेशन को लेकर के था, लॉजिस्टिक एरिया में था। इस तरीके से आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब फिर 5वीं बात, अलग अलग चीजों को समझिए, अलग अलग समझिए। ये सारी अचीवमेंट्स मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश राज्य की 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 के दौरान 30 नवंबर 2023 के दौरान 1 दिसंबर 2022 से लेकर के आपके 30 नवंबर 2023 के दौरान क्या हुआ भाई, G20 की जितनी भी बैठक आपके देश में आयोजित की गई, G20 जो मीटिंग्स, जो G20 में लोग पार्टिसिपेट करने आए थे अलग अलग देशों के, उन G20 ग्रुप्स की जो आपकी बैठक थी उसमें से 11 जो आपके मीटिंग है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ। हो सकता है सवाल डायरेक्टली आपके पेपर में देख दिया जाए। 11 मीटिंग यूपी के 4 आपके शहरों में आयोजित किया गया, यूपी के 4 सिटीज में आयोजित किया गया। और वो 4 शहर कौन था भाई, तो एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और दूसरे के बारे में बात करें तो आगरा, तीसरे के बारे में बात करें तो भाई वाराणसी, तीसरे के बारे में बात करें तो वाराणसी, और चौथे के बारे में बात करें तो ग्रेटर नोएडा, चौथे के बारे में बात करें तो ग्रेटर नोएडा। इन 4 शहरों में, यूपी के 4 शहरों में ऑर्गेनाइज किया गया। इन यूपी के 4 शहरों में बाबू ऑर्गेनाइज किया गया, 4 शहरों में ऑर्गेनाइज किया गया। इसको लेकर के आपको बात ध्यान रखने की जरूरत है, इसको लेकर के बात समझने की जरूरत है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोगों ने एक योजना का नाम सुना होगा, एक योजना का नाम सुना होगा, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप लोग इस योजना को जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें 2 है, एक है आपके ग्रामीण और दूसरा कौन सा है, शहरी। ग्रामीण और शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना आपके अर्बन, ये 2 है। अब इसके तहत गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना, फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन, फिर क्या कहते हैं भाई, जो भी भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण है स्मार्ट सिटी मिशन। इसके अलावा तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। अगर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस कॉन्टेस्ट में साथ ही साथ जो ये PFMS, ये जो पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से जो लाभार्थी है उनको धनराशि आपके ट्रांसफर करने में उत्तर प्रदेश आपके देश में 1 नंबर पे आपके रहा है।
उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर पे रहा है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि निवेशों पर, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पर, जो किसानों का देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर पे बना है। अटल पेंशन पंजीकरण योजना, अटल पेंशन योजना APY, आप लोग जानते हैं ना भाई, इसके तहत अगर हम रजिस्ट्रेशन कराने वालों के बारे में बात करें तो इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने में देश में करने में यूपी का देश में पहला स्थान है। तो बहुत सारी चीजों में पहला स्थान है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, फर्स्ट रैंक है अटल पेंशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने में। तो ये सारी बातों को गांठ बांध करके ध्यान में रखना, बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक स्टेटमेंट के रूप में, और हमें पता है कि यहां से 3-4 सवाल आपको बिल्कुल ही देखने को मिलेगा, कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। एक एक करके आप लोग समझिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, ये पढ़ने जा रहे हैं कि अब अलग अलग इस यूपी के 2023-24 के बजट में अलग अलग आपके क्षेत्र में क्या क्या किस किस तरीके के वो दिखाई देता है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अचीवमेंट्स तो आपको समझ में आ ही गया। 2023-24 बजट के बारे में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र को क्या क्या दिया गया, अब उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना उठाते हैं, और वो किसको लेकर के चलते हैं भाई? उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो हम अपने आप हमारे जेहन में एक शब्द आ जाता है, और वो शब्द कौन है? किसान। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए भाई? काम, सबसे पहले काम होना चाहिए किसान को क्या मिला। सबसे पहले बात होना चाहिए कि सर किसानों के लिए क्या बात हुई, फार्मर्स के लिए क्या बात हुई, उसकी सबसे पहले चर्चा कीजिए। अब एक एक करके, और यूपी का जैसे ही आपके आ जाता है तो यूपी में शुगर केन के प्रोडक्शन को लेकर के जरूर हम लोग बात करते हैं। शुगर केन के प्रोडक्शन को लेकर के हम लोग जरूर बात करते हैं। तो सुनिए, जो आपके शुगर केन की प्रोडक्टिविटी है उसमें आपकी वृद्धि हुई है, जिसके कारण अब किसानों की आय में एवरेज 349 रुपए क्विंटल की दर से प्रति हेक्टेयर में 34,656 रुपए की वृद्धि हुई है। सुन लीजिएगा। और गन्ने के साथ साथ, यानी शुगर केन तो है ही, शुगर केन के साथ साथ जो और भी जो आपकी खेती होती है उससे भी 25% की अतिरिक्त आय आपकी हो रही है। अब आप सब लोगों को एक योजना पता होगा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि 2022-23 में इस प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके 51,639.68 करोड़ रुपया से भी ज्यादा आपके क्या किया गया भाई? ट्रांसफर किया गया लोगों के अकाउंट पे, लोगों के अकाउंट पे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2022-23 में जो गेहूं की एमएसपी थी, अगर हम एमएसपी ऑफ व्हीट के बारे में बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट 2022-23 में जो गेहूं की जो एमएसपी थी, वो गेहूं की एमएसपी कितनी थी? तो वो थी 2015 रुपया प्रति क्विंटल। 2015 रुपया प्रति क्विंटल आपकी थी। लेकिन 2023-24 में इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़ करके 2023-24 में ये बढ़ करके कितना हो जाएगी भाई? 2125 रुपया प्रति क्विंटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 2125 रुपया प्रति क्विंटल आपकी अनुमानित है 2023-24 में कि गेहूं का ये हो जाएगा भाई। आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है।
फिर उसके बाद प्रदेश के डार्क जोन में जो किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर जो प्रतिबंध है समाप्त कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया, जिससे 1 लाख किसान आपके क्या हुए हैं भाई, 1 लाख किसान आपके लाभान्वित हुए हैं। चलिए, तो किसान की बात हुई, गन्ना के क्षेत्र में आपके उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात हुई, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ट्रांसफर की बात हुई। उसके बाद निजी जो आपका नलकूप कनेक्शन पर प्रतिबंध जो है उसके ऊपर आपको उसको उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं चाइल्ड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसको देखते हैं भाई, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं, यानी महिला और बाल विकास को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही आपके लोकसभा क्षेत्र से चुन करके महिला बाल विकास मंत्री भी आती है, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और इन सब चीजों के लिए बार बार एक बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। सबसे पहली बात कि अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है। 95% बच्चों का क्या हो गया भाई, बच्चों का वैक्सीनेशन आपके हो गया है। 95% बच्चों का क्या हो गया भाई, वैक्सीनेशन हो गया, पहली बात। अब दूसरी बात कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए 3 महिला पीएससी समझते ना आप लोग, अलग अलग आपके यूपी पुलिस की बटालियन है। 3 महिला पीएससी की स्थापना की बात हो कि पुलिस में ज्यादा से ज्यादा आपकी महिलाएं हैं, उस 3 पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन की बात इसमें करी गई है कि ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा आपके बढ़ाया जाए। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। 2022-23 में मैंने लिखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 51,639.68 करोड़ रुपया ये आपको ट्रांसफर किया गया है। 68 करोड़ रुपया ट्रांसफर आपको किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। 3 महिला पीएससी बटालियन आपको किया जाएगा। अब देखो, अब एक पॉलिसी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कौन सा भाई योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करें तो 2023-24 के लिए मतलब जो बजट है उसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है, 1050 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 2023-24 के लिए अलॉट किया गया है। कौन सी योजना के लिए भाई, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आपको किया गया है। जो ओबीसी की जो आपकी निर्धन पुत्रियां हैं उनकी शादी के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो निराश्रित विधवा महिला है उनके भरण पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपए आपको अलॉट किया गया है। और टोटल कितनी है निराश्रित विधवा महिलाएं, तो ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग 33 लाख के आसपास है। तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहां पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। क्या क्या मैंने बताई फिर से एक बार सुन लीजिए कि सबसे पहली बात कि अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। इस योजना के इस आपके बजट में 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 2023-24 के बजट के लिए 1050 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसको लिख ही लेते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पूरा डिटेल में लेकर के चलते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक विवाह योजना। सही बात है, जब सरकार नौकरी ही नहीं देगी, आदमी बेरोजगार रहेगा, तो फिर समूह में ही विवाह करना पड़ेगा, अलग अलग ढोल कहां बजेगा। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बोला कि 600 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, सबको समूह में विवाह करवाइए। जो ओबीसी की निर्धन पुत्रियां हैं, उनकी शादी के लिए भी व्यवस्था किया गया, ये अच्छी बात है। निर्धन पुत्रियों की शादी, दहेज देने के लिए नहीं, शादी यानी आइए उनका आदर सत्कार कीजिए, कपड़ा उपड़ा खरीदिए, खिलाइए पिलाइए, मिलजुल करके रहिए, डांस वांस कीजिए, खूब धूमधाम से शादी कीजिए। 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। और जो भी विधवा महिला जो निराश्रित है, जो विधवा महिला, उनके लिए क्या किया गया भाई, 4032 करोड़ रुपया की जुगाड़ की गई है। मतलब जुगाड़ का मतलब है कि अलॉट किया गया है। कहा गया कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ है, आप बिल्कुल अच्छे से जीवन को व्यतीत कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं भाई किसके बारे में, अब आ जाते हैं युवा। यानी अब हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यूथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में आप भी सुनना चाहते थे, जिसके बारे में हम भी बताना चाहते थे। तो अब हम सब लोग किसके बारे में बात करेंगे, यूथ के बारे में बात करेंगे। यूथ, अब यूथ को लेकर के क्या बात है, तो समझ गए ना। तो 4032 करोड़ रुपया मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ताकि आपको याद रहेगा। 4032 करोड़ रुपया किसके लिए, तो जो आपकी वीडियो फीमेल है लेकिन उनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए इस बात की चर्चा आपको करी गई है। अब यूथ के बारे में बात करें तो जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, जो SDM जो आप बनने जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, उसके माध्यम से 6 साल में 12 लाख युवा को, यानी स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात ये लोग कर रहे हैं बजट में, और कह रहे हैं कि पिछले 6 साल में इस स्किल डेवलपमेंट मिशन से 12 लाख यूथ को ट्रेंड किया गया है। और लगभग 5 लाख के आसपास जो यूथ है इस स्किल डेवलपमेंट मिशन से स्किल्ड होकर के कहीं कहीं पे काम भी कर रहे हैं। उसके बाद गांव में एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। कौन से भाई, गांव में एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। एक नया फंड इन्होंने बताया कि हमने गांव में जो भी आपके रूरल एरिया के जो आपके यूथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए हमने ये फंड स्थापित किया है। और इसके लिए 20 करोड़ रुपया हमने दिया है कि गांव में रह के ही आप अपना उद्योग लगा सकते हैं। जो गांव के लेवल पे जो भी उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए हम 20 करोड़ रुपया आपको दे रहे हैं भाई। यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों का जो मिक्सचर है वो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के माध्यम से आपको बोला युवा उद्यमियों को, जो आपके यूथ है, उनके पास एक सोच है, उनके पास एक विचार है, वो टेक्नोलॉजी जानते हैं और उसको एग्रीकल्चर के साथ यूज करके वो एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की है और 20 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया है। अब उसके बाद आ जाता है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जो भी इसके अंतर्गत आपके स्टूडेंट्स, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, जो भी एलिजिबल होंगे, जो भी पात्र होंगे, उनको क्या दिया जाएगा? तो उनको टैबलेट दिया जाएगा। वो टैबलेट मेडिसिन वाला नहीं, वो फोन वाला टैबलेट दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा? तो उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। मोबाइल हटा दीजिए, मोबाइल की जगह पे स्मार्टफोन लिख लीजिए। उनको एंड्रॉयड वाला फोन दिया जाएगा। किस लिए? इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए नहीं, पढ़िए, उसका यूज कीजिए, कुछ सीखिए। और इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है भाई इस वाले बजट में। यानी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो भी उत्तर प्रदेश में पात्र, जो भी यूपी में आपके पात्र छात्र और छात्राएं हैं, उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की गई है। आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो राज्य में पहले से ही 50 जो इनक्यूबेटर्स है और जो 7200 स्टार्टअप्स हैं, उसके लिए सीड फंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपकी की है। और जब हमने 2023-24 के बजट की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो भाई आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अब आपने बोले कि क्या सोचना पड़ेगा सर? सोचो। तो थोड़ा रोजगार के बारे में बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार 2023-24 में रोजगार के बारे में बात की, क्या की गई। उसके बाद हम आगे की बात हम लोग करेंगे, रोजगार की बात। अब जब हम रोजगार के बारे में जब डिस्कशन करते हैं, जब रोजगार के बारे में जब बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका मिशन के तहत आजीविका मिशन के तहत क्या किया गया भाई? 1.07 लाख SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया गया भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह का गठन आपको किया गया, पहली बात। उसके बाद एक चीज और भी हम आप लोगों को बता रहा हूं कि एक जनपद एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को फाइनेंस के तहत 1,35,000 से ज्यादा लोगों को आपको रोजगार मिला है भाई। 1,35,000 से ज्यादा लोगों को आपके रोजगार प्रदान किया गया है। क्या दिया गया भाई? रोजगार प्रदान किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 1,35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। एक बात, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या किया गया भाई? गठन किया गया है। ये पहली बात। दूसरी बात, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो सरकार ने उसमें पैसा लगाया, सरकार ने जो उसके ऊपर खर्च किया, उसके कारण 1,35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ये दूसरी बात। फिर उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2023-24 में वस्त्र के उद्योग में, हैंडलूम इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में कितना रोजगार का सृजन करना है। तो वस्त्र उद्योग में टारगेट रखा गया है, सेट किया गया है कि कम से कम
40,000 रोजगार हमको यहां पे सृजित कर रही है। 40,000 लोगों को रोजगार यहां पे कपड़ा इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में आपके होगा। ये चीज भी यहां पे आप देख सकते हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 20,000 रोजगार आपको सृजित किया जाएगा नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत यहां पे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला किया जाएगा, यानी सब आगे किया जाएगा, पता नहीं कब किया जाएगा, अलग अलग, लेकिन सरकारी नौकरी सबकी बात कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई दे रही अभी तक। अब हम लोग आगे भी बात करते हैं अभी 2023-24 के और क्या क्या बातें हैं सर, उसको एक एक करके समझते जाते हैं हम लोग। 2023-24 के बजट जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके ना हो। अब 2023-24 के बजट के बारे में बात करें तो थोड़ा सोशल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग बड़ा इनसिक्योर रहते हैं। सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो थोड़ा इसको देख लेते हैं हम सब लोग, सामाजिक सुरक्षा। अब आपने बोला कि चलो ठीक है सर, सामाजिक सुरक्षा एक एक करके बात देखिए, एक एक करके बात देख लीजिए। अब यहां पे ये एक आपका योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सुना है ना आप सब लोगों ने, सब आप लोगों को वीर सर ने कराया होगा बजट में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अगर हम इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें तो इसके तहत देश में, इसके तहत देश में सर्वाधिक पथ विक्रेताओं को, सर्वाधिक जो पथ विक्रेता है, पथ विक्रेता का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, सर्वाधिक पथ विक्रेता जिनकी संख्या लगभग 10.33 लाख से आपके ज्यादा है, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उनको आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पथ विक्रेता हैं उनको कितना लोन दिया भाई, उनको कितना ऋण दिया, तो 1190.49 करोड़ रुपया आपके ऋण दिया भाई। ऋण यानी कहने मतलब क्या भाई, कर्ज आपके वितरित, कर्ज देने की बात दिया है, इसकी बात आपकी कर रहे हैं। दूसरी बात, वृद्धा अवस्था में चलिए वहां पे बड़ा ज्यादा दिक्कत होता है भाई। मान लीजिए कि जवानी में तो चलो भूख लगेगा तो कहीं से कमा के खा भी लोगे, लेकिन जब आपका पैर काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा तो कैसे करोगे, तो वृद्धावस्था। या दूसरी बात, किसान जब आपके खेतों में काम करके थक जाता है तो एक उम्र में उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उसने अपना पूरा जीवन आपके पेट को भरने में लगा दिया, तो उसका कौन ध्यान रखेगा, आप ही तो ध्यान रखेंगे। तो किसान पेंशन योजना, इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना या किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 में 2023-24 में जो ये बजट है इसमें 7,248 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है। 7,248 करोड़ रुपया आपको अलॉट किया गया है। 7,248 करोड़ रुपया आपको क्या किया गया भाई, अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है इस पेंशन योजना के अंतर्गत। फिर उसके बाद आ जाता है दिव्यांग पेंशन योजना। कौन सा आ जाता है भाई, दिव्यांग पेंशन योजना। जब हम इस दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे तो इसके तहत
दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 1120 करोड़। अब एक आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत फेज 3 to 5 तक, फेज 3 to 5 तक, फेज 3 से 5 तक 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जो फूड क्रॉप्स है, खाद्यान्न, मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क आपका वितरण किया जाएगा। फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन आपको किया जाएगा, निःशुल्क वितरण किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, यहां पे भी समझ में आ गया, लेकिन श्रमिकों की, सर मजदूर के बारे में बताइए, क्योंकि कोरोना में हमने इनको रोडों पे जाते हुए देखा, बहुत बुरा लग रहा था। अगर हम श्रमिकों के बारे में बात करें, काम करने वाले के बारे में बात करें, तो एक योजना है नया सवेरा, एक योजना है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नया सवेरा योजना, इसके तहत 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। बच्चों शिक्षा की मुख्य धारा से आपको जोड़ा गया है, शिक्षा की मुख्य धारा से आपको जोड़ा गया है। यानी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे किसी कारणवश, तो उनके लिए ये योजना उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है। और उससे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई, कि 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से आपको जोड़ा गया। अगर मान लो एक योजना आया, एक योजना है कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। ये कौन सी भाई योजना है? अगर मान लीजिए कि कोई मजदूर है और काम करते वर्किंग प्लेस पे ही उसकी डेथ हो गई, अस्थायी रूप से वो विकलांग हो गया या आंशिक दिव्यांग हो गया, तो वर्क प्लेस पर यानी काम करने के दौरान अगर उसकी डेथ हो गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार कितना देगी भाई? 5 लाख रुपया देगी, 5 लाख रुपया। अगर वो पूर्णतः विकलांग हो गया, कंप्लीट हैंडीकैप्ड हो गया, पूर्णतः विकलांग हो गया, तब सरकार उसको कितना देगी भाई? 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। और अगर मान लो कि पार्शियली विकलांग हो गया, आंशिक विकलांग हो गया, तो सरकार उसको 3 लाख रुपया देगी। और इस तरीके से सरकार उसकी मदद करेगी। और इस प्रकार की योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कहते हैं। इस प्रकार की योजना। फिर उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके काम करने वाले लोग हैं, सब तो ऑर्गेनाइज्ड में करेंगे नहीं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड में भी करेंगे, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड में भी करेंगे। तो जो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं, उनके लिए एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पहली बात, तथा दुर्घटना बीमा योजना, तथा दुर्घटना बीमा योजना। अगर हम इसके तहत बात करें, तथा दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत अगर हम बात करें तो भाई देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपया, और दुर्घटना बीमा योजना के लिए आपको 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपको की गई है भाई, 12 करोड़ रुपए। लेकिन ये किसके लिए? जो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं उनके लिए भाई, जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं उनके लिए, जो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं उनके लिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ये बात आपको करी जा रही है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ये बात आपको करी जा रही है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए आपको 12 करोड़ रुपया, ये व्यवस्था आपको श्रमिक के लिए आपको करी गई है। ये क्लियर हो गया भाई? अब एक एक करके देखो, खूब रिवीजन कीजिएगा इस क्लास को, बार बार देखना, 1000 बार देखना, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है कि पेपर में सवाल गलत ना हो। अब जो हम इससे आगे की बात करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या स्थिति है। अवस्थापना की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना। जो हम अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत बताया जाता है कि 2017 से 17.62 लाख आवास की स्वीकृति मिली हुई है भाई। मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, अब वो एक व्यक्ति को 12 करोड़ रुपया नहीं है, वो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपया है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपया है। ये किसी व्यक्ति की नहीं है। प्रयागराज, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक यहां पे एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, 594 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। और वो कौन सा भाई? गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहा था भाई? मेरठ से प्रयागराज। इसके ऊपर 36,230 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, 36,230 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब ये कार्य जो है, निर्माण कार्य प्रगति पे है, ये काम लगातार आपके हो रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके लिए 36,230 करोड़ रुपया आपको अलॉट किया गया है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर। फिर उसके बाद झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, और दूसरा आपके कौन सा हो जाता है? चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। जब हम इसके बारे में बात करते हैं एक्सप्रेसवे, इसके लिए कितना पैसा आपको दिया गया है? तो भाई इनिशियल फेज में, आरंभिक चरण में इसके लिए पैसा जो अलॉट किया गया है आरंभिक चरण में, वो है आपके 235 करोड़ रुपया, 235 करोड़ रुपया। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें, जब हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें, इसको ऊपर लिख लेते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें
तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो डिफेंस कॉरिडोर आपकी योजना है, उस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जब हम बात करते हैं, उस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जब डिस्कशन करें, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपया आपको दिया गया है भाई। कितना दिया गया भाई? 550 करोड़ रुपया, 550 करोड़ रुपीज। बात समझ में आ गया आप सब लोगों को? अब एक चीज और देखो, जो यमुना एक्सप्रेसवे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा इंटरनेशनल फिल्म सिटी की जो स्थापना लंबित है, फिल्म सिटी से लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ सकता है। तो वो अभी इसके बारे में बात करी जा रही है। तो एक बार बताइए आप सब लोग, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गया? कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई संदेह है, तो एक बार आप हमसे बताइए, आप हमसे क्लियर कीजिए। उसके बाद हम आगे की ओर बात करते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत की बात नहीं हो। पूरे प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एक भी चीज हमें छोड़ना नहीं है। पूरा का पूरा प्रॉपर एक एक पॉइंट के ऊपर पूरे प्रॉपर तरीके से क्या करना है भाई, आपके हम लोगों को बात करना है। चाहे हम लोगों का 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो एक बार आप सब लोग बताइए कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं। अब हम लोग 2-3 और इसके पोर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। या आप एक काम कीजिए, आप यहां तक इसको रिवाइज कीजिएगा, इससे आगे की बात मैं फिर अगले क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। और मैंने आज क्या क्या बताया, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, श्रमिक से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, और जो जो अचीवमेंट्स रही उत्तर प्रदेश सरकार की मैंने ये बताई। तो इसको रिवाइज करके आप लोग सब लोग बताना कमेंट करके कि जी सर ये पूरे तरीके से चीजें हमारी क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे तरीके से चीजें क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे अगली क्लास में इससे आगे की बात करेंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, और इसको बार बार अपने पेपर तक आपको रिवाइज करना है। कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी। आप सब लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का रखना अपना ध्यान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेगुलर बेसिस पे क्लास लीजिए, खूब अच्छे से अपना प्यार दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।